Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hopefully you all are fine. Okay, this is your chemistry class 10th, and lecture is lecture number 5, chapter environmental chemistry, and the topic is importance of atmosphere and the acid rain. तो बच्चे आज हम दो important topics discuss करने वाले हैं. We will study about the two important topics included in this chapter. One is importance of atmosphere and the second is acid rain. अब बच्चे सबसे पहले हम importance of atmosphere पे बात करेंगे कि हमने previous lectures में पढ़ लिया कि what is atmosphere, what is the composition of atmosphere, what types of gases are present in atmosphere. उस वक्त भी हमने साथ साथ बात की थी कि हमारी एटमॉस्फेयर हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रही है. अब हम देखेंगे कि ये जो ह्यूमन लाइफ है, ये जो लाइफ है, लिविंग थिंग्स हैं अर्थ पर, उनके लिए इस एटमॉस्फेयर का क्या रोल है, हमारी अर्थ के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर का क्या रोल है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए. फिर बच्चे हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो एसिड रेन है कि हम इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, और एसिड रेन, और ये हमारे पास आजकल ग्लोबली भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. इस बात की कि हमारे पास जो पोल्यूशन हो रही है वो एसिड रेन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. हम डिस्कस करेंगे कि एसिड रेन क्या होती है, कैसे इसकी कंपोजिशन क्या है, ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अब सबसे पहले आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर पे. तो एटमॉस्फेयर की हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है, तो बच्चे बात करते हैं सबसे पहले कि गैसियस एक्सचेंज एंड द फोटोसिंथेसिस. क्या कह रहा है कि हमारी एयर में आपने पढ़ा था इट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट कंसिस्ट ऑफ अदर गैसेस लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड्स. अब बच्चे देखें, जैसा कि हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर लाइफ, विदाउट ऑक्सीजन लाइफ इज नॉट पॉसिबल. कि हमारा जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है बॉडी में, हमारी बॉडी में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, द ब्रीथिंग का प्रोसेस हो रहा है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर. कि हम इस एटमॉस्फेयर में सांस ले रहे हैं, और इस एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ गैसेज है, और कौन सी गैस हम ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, वो क्या है हमारे पास ऑक्सीजन गैस. कि आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं. अब हमारे पास ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, एटमॉस्फेयर में हो रहा है. अब हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन गैस, और कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रही है. दूसरी बात, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पे लिखा CO2 इज यूज्ड बाय प्लांट्स. अब हमारी एटमॉस्फेयर में CO2 भी तो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो है. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए नेसेसरी है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल इन कम्बिनेशन विद वाटर. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. कि क्लोरोफिल के अंदर हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स क्या कर रहे हैं, CO2 को यूज कर रहे हैं और वाटर को यूज करके ग्लूकोज मालिक्यूल बना रहे हैं और ऑक्सीजन इन बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं. मीन ये सारे के सारे प्रोसेसेस कहाँ हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं. कि गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक प्लेस इन एटमॉस्फेयर, इन लिविंग बॉडीज एंड बिटवीन द एटमॉस्फेयर. अब दूसरी बात बच्चे क्या कह रहे हैं कि नाइट्रोजन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स. अब हमारी जो एयर में मेजर गैस है वो नाइट्रोजन है. अब प्लांट्स को कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, जिसमें पोटाशियम है, सोडियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, इसी तरह ऑक्सीजन है. एट द सेम टाइम नाइट्रोजन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए, जो इसको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जो इसकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हमारे पास नाइट्रोजन क्या है बच्चे, एयर में प्रेजेंट है. इसको डिफरेंट बैक्टीरियल इसको फिक्स करते हैं, इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और उसको प्लांट के लिए अवेलेबल करते हैं. मीन्स दैट कि हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है और उसको प्लांट्स यूज़ करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए. इट एक्ट एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स. डिस्कशन थोड़ी जनरल है इस टॉपिक पर, बट इंशाल्लाह इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग इन द टॉपिक ऑफ एसिड रेन. अब बच्चे कह रहे हैं जो दूसरी बात हमारी एटमॉस्फेयर पे, कि हमारी एटमॉस्फेयर में जैसा कि हमने कहा कंपोजिशन में क्या है, और एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर्स. अब जैसा कि ये जो वाटर वेपर्स हैं हमारी एटमॉस्फेयर में, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्लांट्स एंड द लिविंग थिंग्स. जब अगर एयर में मॉइस्चर ज़्यादा है तो प्लांट्स के स्टोमेटा ओपन होते हैं. इसी तरह प्लांट के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है तो एक्सेस वाटर रिलीज होता है. इसी तरह हमारी अगर एयर ड्राई है और हमारे पास मौसम खुश्क है तो इसी तरह हमारे पास प्लांट्स की भी मूवमेंट होती है, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज शो करते हैं. सेम इन द केस कि हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स के लिए भी जो मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपकी लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है. ठीक है, तो कह रहे हैं कि द मॉइस्चर कंटेंट, द वेपर कंटेंट डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्लांट्स एंड लिविंग थिंग्स. अब जो हमारे पास गर्म हवा है, खुश्क हवा है, उसमें भी प्लांट्स क्या होते हैं, मुरझाए से होते हैं.
अब वेट इन्वायरमेंट में, वेटलैंड्स में इसी तरह हमारे पास क्या होता है, वेपर्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो मौसम पर भी इफेक्ट होता है और एज वेल एज ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब बच्चे हमारे पास जो दूसरी बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की, हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर एटमॉस्फेयर इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर O3, कल हमने पढ़ा था ओजोन का फार्मूला क्या है, O3। ओजोन लेयर का आप पढ़ते हैं कि बच्चे हमारे पास ओजोन का क्या काम है हमारी एटमॉस्फेयर में, कि ओजोन एब्जॉर्ब द यूवी रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। जब वो यूवी रेडिएशंस को सन से एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या कर रहा है, इट अलाउज ओनली द विजिबल रेडिएशन टू फॉल ऑन द अर्थ। अब यूवी रेडिएशन हाई एनर्जी रेडिएशन है, दे कैन कॉज स्किन कैंसर, स्किन डैमेज और म्यूटेशन एंड मैनी मोर, और ये प्लांट्स को भी अफेक्ट करती हैं। तो क्या कह रहा है, हमारी इन्वायरमेंट क्या है, हमारी प्रोटेक्शन कर रही है अगेंस्ट यू, हमारी जो एटमॉस्फेयर है हमें प्रोटेक्ट कर रही है अगेंस्ट यूवी रेडिएशंस, कि हमारी एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोनोस्फेयर में ओजोन लेयर है जो क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है किसको, यूवी रेडिएशंस को, और लिविंग थिंग्स को, ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर रही है अगेंस्ट दीज हार्मफुल रेडिएशंस। अब बच्चे हमारे पास ये यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब होने की वजह से हमारे पास यही हमने देखा था कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसका टेम्परेचर भी हाई है। अब उसके बाद हमारे पास जो बच्चे एटमॉस्फेयर का रोल है वो मेंटेनेंस ऑफ अर्थ टेम्परेचर। अब जैसा कि मैंने बात की थी कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है नियर द अर्थ सरफेस, हमारी जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है नियर द अर्थ सरफेस इज़ अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ कांस्टेंट। इसको मेंटेन किया गया है किस तरह, नेचुरली बच्चे आपने हमारी एटमॉस्फेयर में एक वर्ड आप आजकल ग्लोबली एक वर्ड आप सुन रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में यूज़ होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑल्दो कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी है जो अर्थ का टेम्परेचर राइज कर रहा है, बट नेचुरली भी ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जिसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है हमारे पास, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, उन्होंने एक ब्लैंकेट बनाया हुआ है हमारी अर्थ के इर्द गिर्द, और जब हमारे पास रेडिएशन फॉल करती है ज़मीन पर, वो सन से ज़मीन की तरफ आ रही हैं तो अर्थ उनको एब्जॉर्ब करती है और वो स्ट्राइक करने के बाद, कुछ एब्जॉर्ब करने के बाद बाउंस बैक होती हैं, तो वो उनको वापस नहीं जाने देती हैं। ये अर्थ है, सन से रेडिएशन आ रही हैं और यहाँ ब्लैंकेट ऑफ गैसेज है, तो ये रेडिएशन कुछ तो अर्थ एब्जॉर्ब करेगी, कुछ जब बाउंस बैक होंगी तो ये अपनी एनर्जी लूज़ कर देती है। अब ये दोबारा इस जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, ये जो लेयर्स ऑफ गैसेज है, इसको क्रॉस करके वापस नहीं जा सकती, तो क्या होता है हमारे पास हीट ट्रैप हो जाती है। अब आपकी अर्थ के इर्द गिर्द हीट ट्रैप हो गई जिसकी वजह से आपकी अर्थ का टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है, और एवरेज टेम्परेचर क्या है, ±15 डिग्री सेल्सियस, कि मीन एक 1 और 2 डिग्री सेल्सियस में फ़र्क आएगा, बट नॉर्मल टेम्परेचर इज़ अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस अराउंड योर अर्थ, हमारे पास अर्थ लेवल पे होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज गैसेज, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसा कि हम इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं। फिर बच्चे आप कह रहे हैं कि एक और बात, प्रिवेंट एक्सेसिव कूलिंग एट नाइट एंड एक्सेसिव हीटिंग एट डे टाइम। क्या कह रहे हैं, जब दिन को हमारे पास सूरज है, अब क्या होता है कि दिन को जब हमारे पास सूरज की शुहाएं आ रही है, द रेज फ्रॉम द सन आर कमिंग टुवर्ड द अर्थ, अर्थ इज अब्जॉर्बिंग द रेडिएशन, और हमने देखा कल हमने एक बात पढ़ी थी कि जब जैसे एयर वार्म अप होती है, इट मूव्स अप एंड कूल एयर ब्लोज टुवर्ड द एरिया टू कवर अप द स्पेस, कि हमारे पास टेम्परेचर जो गर्म हवा है वो तो वार्म अप एयर है, जो हमारे पास हॉट एयर है वो क्या हो जाती है, ब्लो अप, ऊपर को उठती है और उसकी जगह ठंडी हवा आ जाती है। तो इस तरह क्या हो रहा है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर दिन को मेंटेन हो रहा है। नहीं तो अगर हमारे पास वो विंड की मूवमेंट ना हो तो क्या हो, हमारी अर्थ का टेम्परेचर राइज करे दिन को, मीन एक्सेसिव हीट से आपकी अर्थ को क्या कर रही है, एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट कर रही है। अब रात को क्या हो रहा होता है बच्चे, कि हमारी जो अर्थ है वो रेडिएशंस को क्या करती है, एमिट करती है, एब्जॉर्ब रेडिएशन हीट को एमिट कर रही है। अब हमारे पास ये जो ब्लैंकेट ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ है, ये क्या करता है, उस रेडिएशन को स्केप आउट नहीं होने देता स्पेस में, उस हीट को स्केप नहीं होने देता स्पेस में, तो क्या होता है, जिसकी वजह से हमारे पास अर्थ के इर्द गिर्द क्या होता है, वो जो लेयर होती हैं गैसेस की, वो हीट को ट्रैप करती हैं और रात को ज़मीन को ठंडा होने से वो रोकती हैं। दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एटमॉस्फेयर, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। फिर बच्चे हमारे पास एक और बात, कि हमने एक बात की थी कि हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये पॉइंट अगेन रिपीट हो रहा है। तो कह रहा है ये जो नाइट्रोजन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दीज गैसेज आर एसेंशियल फॉर लाइफ। प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते। CO2 इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट्स। तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे CO2 भी प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, जो हम ह्यूमंस के लिए, जो लिविंग थिंग्स के लिए, जो एनिमल्स की सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और हमारे पास मैंने जैसा अभी डिस्कस किया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स एंड इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द एटमॉस्फेयर। अब बच्चे जो दूसरी बात एक और यहाँ पे की गई है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम मेटेओराइट्स।
अब वो कहते हैं ना कि उस आसमान से एक तारा टूट के गिर रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास जब भी कोई मेक्टोराइड ज़मीन की तरफ आता है स्पेस से, तो आपकी जो एयर है, अब ये मालिक्यूल्स है, गैसेज हैं हमारे पास, मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं, तो उसके साथ ये फ्रिक्शन करता है, उसको एयर क्या करती है, अगेंस्ट अपने रेजिस्टेंस काज करती है, तो जिसकी वजह से हमारे पास वो जो पीस है स्टार का टूटा है, या हमारे पास वो जो मेटेराइट आ रहा है टूवर्ड्स द अर्थ, तो क्या होता है, वो बर्न हो जाता है, वो फ्रिक्शन की वजह से कन्वर्ट हो जाता है एशेज़ में। तो अगर वो आपकी ज़मीन पे आके टकराए तो एक एक्सेसिव डैमेज हो सकती है। जैसे आप एक कहानी सुनते आए हैं, थ्योरी सुनते हैं, डायनासोर्स कैसे मर गए थे हमारे पास बच्चे, जिस तरह हमारे पास शाब साकिब ज़मीन पे गिरे मेटेराइट्स, तो क्या हुआ कि हमारी अर्थ क्या होगी, डायनासोर्स की स्पीशीज़ ख़त्म होगी, या हम यूँ कहते हैं कि हमारे पास उनकी फूड ख़त्म होगी। ये बहुत सारे रीजंस हैं। तो मतलब कि मेटेराइट्स जब ज़मीन पे आ रहे हैं, आपकी एयर उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन काज करके बर्न हो रही है, एशेज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर बच्चे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। अब आपकी इन्वायरमेंट में, आपकी बायोस्फीयर में, आपकी अर्थ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल्स हो रहे हैं। उसमें हमारे पास बच्चे कार्बन साइकिल है कि कार्बन कैसे रिसाइकिल हो रहा है, आपका ऑर्गेनिक मैटर। इसी तरह नाइट्रोजन आपकी जो है वो स्पेस में जाती है, प्लांट्स में जाती है, अर्थ उसको एनिमल्स यूज़ करते हैं और अगेन वो रिसाइकिल होती रहती है। अगेन इसी तरह ऑक्सीजन भी आपकी इन्वायरमेंट में रिसाइकिल होती है, और फास्फोरस, सल्फर, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं, ये आपकी बुक में भी डिस्कस नहीं किए, तो बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एटमॉस्फेयर का रोल है इसके साइकिल्स में। अच्छा, तो बच्चे इसके बाद हमारे पास फ्लो ऑफ एनर्जी है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल। अब जैसा कि पानी आसमान से बरसा, एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर्स कंडेंस हुए ज़मीन पे आए, अब उसके बाद क्या हुआ बच्चे हमारे पास कि वो उसके बाद वो हमारे पास अगेन समुद्रों में गया, और वहाँ से फिर अवेपोरेट हुआ और फिर स्पेस में गया, और ये हमारे पास एक साइकिल चल रहा है जिसमें एटमॉस्फेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मीन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज आल्सो ड्यू टू पॉसिबल ड्यू टू एटमॉस्फेयर। इसके बाद हमारे पास बच्चे रेडियो कम्युनिकेशन। आपकी डेली लाइफ में जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, रेडियो वेव्स, आप हमारे पास घर ये सिग्नल्स आ रहे हैं, आप मोबाइल पे इतनी एप्लीकेशंस देख रहे हैं, ये जो रेडियो कम्युनिकेशन हो रही है, दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू एटमॉस्फेयर। अब आपको पता है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम, तो हमारे पास ये जो वेव्स हैं, इनको ये हमारे पास क्या कर रही है, एयर क्या कर रही है, मीडियम प्रोवाइड कर रही है। तो क्या कर रहे हैं, रेडियो कम्युनिकेशन। इसके अलावा एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स हमने उस दिन पढ़ा था कि हमारी उसको अब थर्स्ट फोर्स प्रोवाइड कर रही है एयर, और हमारे पास जेट क्राफ्ट के लिए पॉसिबल है कि वो क्या करें, एयर में, एटमॉस्फेयर में मूव करें। इसके अलावा बच्चे हमारे पास एटमॉस्फेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स ये हैं कि हमारे पास ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो स्मोक पार्टिकल्स हैं, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, डिस्पर्जन ऑफ वाटर वेपर्स, ये सारा का सारा किस में पॉसिबल है, इज जस्ट पॉसिबल इन एटमॉस्फेयर। जब विंड की मूवमेंट हो रही है तो धुआं एक जगह से दूसरी जगह उड़ता है, आप बादल की मूवमेंट नहीं देख रहे, दिस इज जस्ट पॉसिबल ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द विंड। और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर में। और हमारे पास ये जो क्लाउड फॉर्मेशन है, दिस इज ऑल टेकिंग प्लेस इन एटमॉस्फेयर। तो बच्चे ये था हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन, या आप कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एटमॉस्फेयर। व्हाट इज द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन आवर डेली लाइफ, व्हाट इज द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर लिविंग थिंग्स। अब हम बात करेंगे, हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, एसिड रेन। बच्चे आपकी बुक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एसिड रेन पे भी आए हैं, और ये एसिड रेन आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके अलावा आपकी आगे कहीं भी आपका एग्जाम्स में अपीयर होंगे, जनरल नॉलेज में भी आपका ये जो एसिड रेन का टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम इसको पढ़ लेंगे, कंप्लीट पढ़ लेंगे, टॉपिक है एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। एसिड रेन पे आपका क्वेश्चन आ जाता है सिंपली बच्चे, डिफाइन एसिड रेन एंड डिफाइन द एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसिड रेन फॉर्मेशन। ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है, इवन कि आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज एसिड रेन, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एसिड रेन फॉर्मेशन, और इसी तरह व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे बच्चे कि व्हाट इज एसिड रेन एंड हाउ एसिड रेन फॉर्म्स। ओके, इसके बाद इसके जो इफेक्ट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो एसिड रेन के इफेक्ट्स पर बेस करते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब बच्चे एसिड रेन पे बात करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात करूँगा पोल्यूशन पे। यहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बात करूँगा। पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या है, और एक वर्ड है पॉल्यूटेंट्स। पोल्यूशन क्या है और पॉल्यूटेंट्स क्या है, पोल्यूशन क्या है और पॉल्यूटेंट्स क्या है। बच्चे पोल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, इनको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कहते हैं पोल्यूशन क्या है। सबसे पहले पॉल्यूटेंट की बात करते हैं। कह रहे हैं बच्चे एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस बच्चे, जब हमारे पास पार्टिकल, कोई भी ऐसी चीज
जब हमारे पास वो रिलीज हो, when they release into environment, cause adverse effect on environment, cause adverse या harmful effects on environment, produce, यहाँ पे लिखिए produce adverse effects on environment, adverse effects on environment, कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस पार्टिकल्स व्हेन रिलीज इनटू एनवायरनमेंट प्रोड्यूस एडवर्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, वो क्या है बच्चे हमारे पास पॉल्यूटेंट है या पॉल्यूटेंट्स है। कि मतलब ये कि बच्चे आप घरों में गंदा पानी क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं साफ़ पानी में, एनवायरनमेंट में उसको रिलीज़ कर रहे हैं, और अब आपको उसका रिजल्ट क्या है कि उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ मर रही है, पानी गंदा हो रहा है, पानी जहरीला हो रहा है, इट इज़ पॉइजनस, it is contaminated, it is harmful for the fishes, it is harmful for the fish life, so it means that it is causing adverse effects, it is causing harmful effects। तो obviously वो जो गंदा पानी है उसमें, गंदे पानी में क्या है, वो डस्ट सर्फ के पार्टिकल्स हैं, वो गंदा सालन है, वो गंदा पानी, हमारे पास जितना भी घरों का कचरा है, वो जो केमिकल्स हैं, वो आप जो सर्फेक्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो आप सोप यूज़ कर रहे हैं, वो जो ऑयल है, it is harmful particles inside the water and they are pollutants and they are causing pollution, तो they are pollutants। तो बच्चे हमारे पास पॉल्यूटेंट कोई भी ऐसी चीज़ जब वो एनवायरनमेंट में दाखिल हो जाए, अब पॉल्यूटेंट ये नहीं कि वो पानी में ही है, पॉल्यूटेंट इज एनी सब्सटेंस व्हेन रिलीज इनटू एनवायरनमेंट, जब वो एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, वेदर वो साइल में मिक्स हो रहा है, क्या वो साइल में मिक्स हो रहा है, या वो एयर में मिक्स हो रहा है, या वो वाटर में मिक्स हो रहा है, वो क्या है, पॉल्यूटेंट है। अब वाटर में वो पॉल्यूटेंट्स हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म में एंटर हो रहे हैं वो वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं, जो वाटर को डैमेज कर रहे हैं, जो वाटर की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं, जो एयर की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, और जो सॉइल की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो सॉइल पॉल्यूटेंट्स हैं। जैसे एयर पॉल्यूटेंट में हम क्या देखते हैं जी, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, स्मोक हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गए, ये धुआं है जो आपका, ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, इसके अलावा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, VOCs, ये हम डिस्कस करेंगे आगे, ये क्या है, ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स हैं। अब सॉइल पॉल्यूटेंट जितना भी कचरा है बच्चे, गार्बेज है हमारे पास, डस्ट पार्टिकल्स है, सॉरी गार्बेज है हमारे पास, जो हमारे पास पॉल्यूटेड वाटर है वो भी जब सॉइल में मिक्स होता है वो ज़मीन को हार्मफुल कर रहा है, वो ज़मीन को कॉन्टेमिनेट कर रहा है, वो सॉइल को कॉन्टेमिनेट कर रहा है, वो भी क्या है हमारे पास पॉल्यूटेंट्स है। तो ये क्या हो गया, पॉल्यूटेंट्स। तो बट अब पॉल्यूशन क्या है बच्चे, पॉल्यूशन की डेफिनेशन हम कर सकते हैं कि द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट and which results in the adverse effect which produce harmful effect on environment is called pollution। कि pollution एक प्रोसेस है कि जिसमें हमारे पास पॉल्यूटेंट एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं और वो क्या करते हैं, एडवर्स अफेक्ट काज करते हैं एनवायरनमेंट पे और एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं, तो वो क्या है, पॉल्यूशन। तो मतलब इसकी भी डेफिनेशन सेम ही आ जाती है ऑलमोस्ट के द प्रोसेस, द वे when the excessive discharge of any substance, the excessive discharge of any substance into the environment which cause damage to the environment, the plants and the animals and the human beings is called pollution। के वो प्रोसेस, वो सिस्टम जिसमें हमारे पास पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में इंटर हो जाएं और वो क्या करें, एनवायरनमेंट को डैमेज करें, उसका एडवर्स इफेक्ट काज करें एनिमल्स की हेल्थ पर, ह्यूमंस की हेल्थ पर, बर्ड्स की हेल्थ पर, वाटर क्वालिटी पर, वो क्या है, पोल्यूशन है। तो अब बच्चे हमारे पास जो एसिड रेन है ये भी पॉल्यूटेंट है। एसिड रेन हमारे पास पोल्यूशन के टॉपिक में आता है, कुछ टॉपिक आपके बोर्ड में स्किप्ड है, शॉर्ट स्मार्ट सिलेबस है, बट उसमें हमने डायरेक्ट एसिड रेन स्टार्ट किया है। अब एसिड रेन क्या है बच्चे, हमारे पास पॉल्यूटेंट है, कि ये पॉल्यूटेंट है एक, जब ये हमारे वाटर में शामिल होगा वाटर की क्वालिटी को डैमेज करेगा, ये जब इन्वायरमेंट में आएगा प्लांट्स को ये फॉल करेगी ये रेन, तो ये प्लांट्स को डैमेज करेगी। मतलब ये पॉल्यूटेंट है, जब ये इन्वायरमेंट में एंटर हो गया ये एसिड रेन, इन्वायरमेंट में जब हो रही है, जब ये एसिड रेन फॉल कर रही है, जब ये बारिश हो रही है जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसका इन्वायरमेंट पे डैमेज हार्मफुल अफेक्ट है, तो वो क्या है हमारे पास, ये अब पॉल्यूटेंट है। अब एसिड रेन पे बच्चे बात करते हैं, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ट्रेडिशनली हम कहते हैं द रेन हैविंग एसिड, द रेन हैविंग एसिड इज कॉल्ड एसिडिक रेन। वो रेन जिसमें एसिड होता है उसको एसिडिक रेन कहते हैं। अब ये तो जर्नल सी बात कर ली, बट हमारे पास डेफिनेशन क्या है बच्चे, कुछ में हमारे पास प्योर वाटर के करैक्टर्स आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो प्योर वाटर होता है वो टेस्टलेस होता है, वो कलरलेस होता है,
और उसकी pH 7 होती है, और उसकी pH 7 होती है, मतलब न्यूट्रल होता है। तो क्या कह रहा है कि प्योर वाटर भी न्यूट्रल है, बट एसिडिक रेंज वाला वाटर न्यूट्रल नहीं है, वो एसिडिक इन नेचर है। तो आपने जो एसिड बेस के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि एसिड इज डेड हैविंग pH लेस देन 7, तो इसका मतलब है कि एसिडिक रेन जो है, एसिड रेन है, जो नॉर्मल हालात में बारिश बरसती है, ये तो नॉर्मल रेन है, बट वो रेन जिसमें pH उसकी 7 से कम है, और उसमें एक और आगे हमारे पास एक फिगर है 5.6 से कम है, वो एसिडिक रेन है। कह रहा है कि जो नॉर्मल रेन वाटर होता है बच्चे, वो भी एसिडिक होता है, क्योंकि हमारे पास एयर में CO2 है और वाटर के साथ मिलकर H2CO3 बना लेती है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। कह रहा है नॉर्मल वाटर जो है वो एसिडिक होता है, क्यों कि एयर में CO2 है और वो वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना रहा है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है वो एयर की वाटर की pH को, जो मीन्स रेन की pH को 7 से कम कर रहा है, मीन नॉर्मली 6.0 और 5.6 कर रहा है। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, ये ज़्यादा डैमेज नहीं कर रहा, ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा pH को, ठीक है, कि 5.6 और 6.0 आ गई कार्बोनिक एसिड की वजह से। पर अब एसिडिक रेन क्या है बच्चे? एसिडिक रेन वो रेन है, डेफिनेशन करते हैं रेन हैविंग pH लेस देन 5.6, कि जब हमारे पास नॉर्मल भी एसिडिक है, बट अब जब 5.6 से नीचे pH फॉल करेगी रेन की, ये क्या कहलाती है? एसिडिक रेन। अब बच्चे एसिडिक रेन ज़रूरी नहीं है कि ये जो बारिश बरस रही है, पानी बरस रहा है ये आसमान से, यही रेन है, यही एसिडिक रेन की टर्म। एसिडिक रेन एक ब्रॉड टर्म है। एसिडिक रेन हमारे पास वो स्नो के लिए भी अप्लाई होगा, कि जो हमारे पास जिसकी pH 5.6 से कम है, मतलब जो बर्फ बरस रही है ऐसे पॉल्यूटेड एरियाज में जहाँ पे हमारे पास वो पॉल्यूटेंट्स हैं जो एसिडिक रेन का बायस हैं, तो वो जो स्नो होगी उसकी भी pH 5.6 से कम होगी। वहाँ पे जो ओले बरसेंगे, हेल, वहाँ पे जो ड्यू पड़ेगी, शबनम होगी, वहाँ पे जो फॉग होगी, उसकी भी बच्चे pH क्या होगी? 5.6 से। तो मतलब हम इनको कलेक्टिवली इन सब को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। तो कह रहे वो प्रेसिपिटेशन जिसकी pH 5.6 से कम है वो क्या है? एसिडिक रेन। या आसान अल्फाज में रेन हैविंग pH लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिडिक रेन। अब बच्चे कह रहे हैं कि एसिडिक रेन हमारे पास नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में रिपोर्ट की गई है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल की वजह से, पोल्यूशन की वजह से हमारे पास ये एसिड रेन बनी। अब कह रहे हैं कि बच्चे एसिड रेन हमारे पास 2.1, कह रहे हैं ऐसी रेन भी हुई है जिसकी pH 2.1 थी, और वो pH ऑलमोस्ट लेमन जूस और हमारे पास विनेगर या वाइनगर सिरके की pH से भी कम थी। तो कह रहे हैं कि हमारे पास मीन्स इट इज़ हाईली एसिडिक। तो मीन्स कि अब जब ये ज़मीन पे आएगी, ये बारिश ऐसी स्नो, ऐसा हेल, तो क्या वो हमारी लाइफ के लिए डैमेजिंग नहीं है? क्या वो हार्मफुल नहीं है? सो ऑब्वियसली इट इज़ हार्मफुल। ऑब्वियसली एसिड रेन इज़ अ पॉल्यूटेंट, एंड एसिड रेन इज़ काजिंग पोल्यूशन। और कौन सी पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन की भी 3 टाइप है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। जो पोल्यूशन सॉइल में हो रही है वो एयर सॉइल पोल्यूशन है, जो वाटर में हो रही है वो वाटर पोल्यूशन है, और जो एयर में वो एयर पोल्यूशन है। तो एसिड रेन एयर पॉल्यूटेंट है, एसिड रेन एयर पॉल्यूटेंट है क्योंकि ये एयर में है, और ये अफेक्ट कौन पोल्यूशन कहाँ काज कर रहा है? एयर में और एनवायरनमेंट में काज कर रहा है। तो ये एयर पॉल्यूटेंट और ये एयर पॉल्यूशन का बायस है। जैसे कि चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं? एटमॉस्फेयर, मीन सब कुछ हम एयर से डील कर रहे हैं अभी। अब कह रहे हैं बच्चे काजेज ऑफ एसिड रेन क्या है? तो जैसा कि आपको पता है बच्चे, काजेज ऑफ एसिड रेन में हम अभी डिस्कस करेंगे पोल्यूशन सिंपली। अब यहाँ पे हम टेक्निकली कुछ वर्ड्स यूज करेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, COX, NOx, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, SOX। जनरली हम कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर क्या है? काज है किसका? एसिड रेन का। अब बच्चे सबसे पहले बात करते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन क्या है। अब ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हमारे पास यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कह रहे हैं कि ये तो हमारे पास ये काज है एसिड रेन का, बट ये एयर में कैसे आए? अब जब आप कुकिंग कर रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं, घरों में चूल्हे जल रहे हैं, अब आपके पास मीथेन गैस की बर्निंग हो रही है। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स, डीजल, पेट्रोल, कोल, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनकी बर्निंग से बच्चे हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से हमारे पास क्या हो रहा है? फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से बच्चे हमारे पास क्या हो रहा है? ये ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड्स एयर में रिलीज हो रहे हैं। अब ये फॉसिल फ्यूल्स क्या करते हैं बच्चे? हमारी एयर में शामिल होते हैं जब, अब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। यहाँ पे एक और वर्ड भी आपने याद रखते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, 1 प्राइमरी 1 सेकेंडरी। वो पॉल्यूटेंट जो डायरेक्टली एयर में आते हैं वो क्या आते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। अब वो पॉल्यूटेंट्स जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स
के साथ अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आगे रिएक्ट करेंगे और कुछ और पॉल्यूटेंट्स बनाएंगे, वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो एसिड रेन भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अब आपको क्लियर होगा कि एसिड रेन कैसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। CO2 और CO एयर में आगे इन्होंने पोल्यूशन काज की, एयर की क्वालिटी को डैमेज किया। अब आगे ये दोबारा रिएक्ट करेंगे किसी और चीज़ से और एक नया पॉल्यूटेंट बनाएंगे और वो एसिड रेन है इस केस में। तो वो क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो अब कह रहे हैं कि बच्चे कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सिंपली फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन में एयर में आते हैं। अब इसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स अगेन ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। अब हमारे पास NO2, NO3, NO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और NO नाइट्रिक ऑक्साइड। हमारे पास ये क्या है? सारे के सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और वे एयर में कैसे शामिल होते हैं? ड्यू टू फॉसिल फ्यूल बर्निंग्स और इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ड्यूरिंग दीज फॉसिल फ्यूल कंबस्शंस। ओके, इंडस्ट्री में भी फॉसिल फ्यूल्स जल रहे हैं, इसी तरह ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में भी हमारे पास उसमें रिएक्शंस की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब बच्चे तीसरा जो काज है एसिड रेन का, वो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं। तो द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर इज द कोल बर्निंग। तो क्या कह रहे हैं? जो सिंपली हम क्या कह सकते हैं? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, नेचुरल गैस है, फॉसिल फ्यूल्स, जब ये बर्न होते हैं तो बच्चे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? सल्फर के ऑक्साइड्स। और सल्फर के ऑक्साइड्स में हम कहते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SOC सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब ये हमारे पास एयर में शामिल हो जाते हैं, ये सारे के सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, ये डायरेक्टली एयर में शामिल हुए हैं। सो दे आर कॉल्ड प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। दी पॉल्यूटेंट्स व्हिच आर डायरेक्टली रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। ये सब के सब क्या हैं बच्चे? हमारे पास प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, कि मीन जो डायरेक्टली रिलीज हो रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टर्म है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, वो क्या है? एसिड रेन। कि अब हमारे पास ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स फर्दर रिएक्ट करेंगे हमारी एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट सब्सटेंस और केमिकल कंपाउंड से और एक नया पॉल्यूटेंट बनाएंगे, वो क्या होगा? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो एसिड रेन भी हमारे पास सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो क्या कह रहे हैं बच्चे? एसिड रेन हमारे पास अभी नेक्स्ट क्या हो गया है कि हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन बनती कैसे है? जैसा मैंने कहा, द कार्बन ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर द सोर्स ऑफ व्हाट? एसिड रेन। तो क्या कह रहा है बच्चे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि एसिड रेन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। तो मेजर ऑक्साइड जो है हमारे पास जो एसिड रेन की कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, वो भी पहले कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है एयर में आके, क्योंकि वो रिएक्टिव गैस है, तो वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और उसके बाद वो क्या हो रहा है? हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है किसमें बच्चे? एसिड रेन में। तो अब देखिए, ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कंबाइन हो रहा है ये वाटर से, ऑक्साइड ऑफ कार्बन है ये। अब ये जब वाटर से मिला तो इसने कौन सा एसिड बनाया? कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड बनाया? कार्बोनिक एसिड। हमने कहा कार्बोनिक एसिड नॉर्मल रेंज में भी है, बट ये वीक एसिड है, इतना pH को डिक्रीज नहीं करता। मसला कब है? कि जब हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एयर में शामिल हो जाए। अब कह रहे हैं कि बच्चे ये तो बन गया कार्बोनिक एसिड। अब एसिड रेन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सल्फर मैंने कहा बच्चे काज क्या है? कोल बर्निंग, फॉसिल फ्यूल कंबस्शन। उसका भी यही था कि फॉसिल फ्यूल कंबस्शन सिंपली क्या है? ये ऑक्साइड्स की प्रोडक्शन में क्या है? इन्वॉल्व है। अब वो आगे क्या कर रहे हैं? वाटर से रिएक्ट करके एसिड रेन कर रहे हैं। अब बच्चे क्या कह रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये कौन सा ऑक्साइड है? सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। यहाँ पे आप जी देख सकते हैं, ये सबस्क्रिप्ट में गैसियस स्टेट को मेंशन कर रहे हैं, गैसेज हैं, अभी एयर के बारे में हम लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है बच्चे कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, तो क्या बनाएगा? पहले सल्फ्यूरिक एसिड 3 स्टेप्स में बनता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड डायरेक्टली भी एयर में आ सकता है, और अगर डायरेक्टली एयर में नहीं आ रहा, तो अगर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड एयर में एंटर हुआ है कंबस्शन की वजह से, कोल कंबस्शन, फॉसिल फ्यूल कंबस्शन, वो पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर से मिलके, सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर से मिलके क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। और आपको पता है बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी pH कम है, ठीक है। 2 एसिड्स बन गए, कार्बोनिक एसिड बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। अब सल्फ्यूरिक एसिड के बाद अब हमने पढ़ना है एसिड रेन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन हमारे पास डिफरेंट ऑक्साइड्स की फॉर्म में एंटर होती है।
नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्म में भी इंटर हो सकती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में भी इंटर हो सकती है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स NO3 के फॉर्म में भी एटमॉस्फेयर में इंटर हो सकते हैं। अब हम कहेंगे कि लेट से अब नाइट्रोजन का ऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्म में, NO या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। कि हमारे पास हमने कहा नाइट्रोजन की 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसके अलावा एक और भी आगे डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब ये जो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड, जब ये हमारे पास एयर में आएगा पहले ये ओजोन से रिएक्ट करेगा, ओजोन की डिप्लीशन भी कर रहे हैं, ये ओजोन से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बच्चे NO2 ये क्या बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 2 moles of ozone again, yes 3 2 are 6 अगेन बच्चे ये किससे रिएक्ट करेगा, ओजोन मॉलिक्यूल से। तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और हमारे पास ऑक्सीजन गैस, और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन गैस। अभी नाइट्रिक एसिड नहीं बना, ठीक है। अब हम हमारे पास बच्चे नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बने और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नेक्स्ट स्टेप में ये आपस में मिलकर डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड क्या बना लेंगे, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये क्या बना लेंगे, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब ये जो डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है ये वाटर से मिलकर क्या बना लेगा, 2 moles ऑफ नाइट्रिक एसिड, 2 moles ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। अब अगेन ये जो डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये डायरेक्टली भी वाटर के साथ मिलके नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बना सकता है, और नाइट्रस एसिड। मतलब ये कि बच्चे हमने यहां पे इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, नाइट्रिक ऑक्साइड आया, ओजोन से रिएक्ट कर गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगेन ओजोन से रिएक्ट किया, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड ने मिलकर हमारे पास डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनाया। अब डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर 2 moles ऑफ नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं। अब हो ये भी सकता है कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये डायरेक्टली वाटर के साथ मिलकर 2 moles क्या करें, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनाए। तो अब देखिए हमारे पास 4 एसिड्स बने हैं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और HNO2 नाइट्रस एसिड। ठीक है, ये टॉप और बॉटम वाले नाइट्रस और नाइट्रिक वीक हैं बट स्ट्रॉन्ग, सेंटर वाले ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो इन्होंने क्या किया बच्चे, हमारे पास पीएच को अब डिक्रीज कर दिया 5.6 से, और क्या हुआ, रेन की पीएच फॉल होगी 5.6 से। तो अब हमने क्या है, ये जो पानी आ रहा है आसमान से, ये जो बारिश बरस रही है, ये जो स्नो आ रही है, ये जो हेल है, ये जो ड्यू है, इसकी pH 5.6 से कम है। दिस इज द रीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज एसिड्स and this is called acid rain. Inshallah we will discuss about the effects of acid rain in our next lecture. Thank you all. Allah Hafiz.